हेलो, नमस्ते, नमस्कार, नमस्कारम, वणक्कम, केम छो, सत श्री अकाल। मैं अपने जियो पॉलिटिक्स चैनल पर अजय कुमार झा आपके साथ जियो पॉलिटिक्स टुडे एंड टुमारो। आज का मेरा विषय ओमान है, उस पर मैं बात करूंगा, परंतु उसके पहले आपसे आग्रह कर रहा हूं कि अगर इनएडवर्टेंटली ही सही, बिना किसी खास इरादे के, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और ऐसा कई बार होता है कि बातों को सुनने के क्रम में लोग इसे भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, तो आप इसे काइंडली ज़रूर कर लें। इससे आपका तो कोई खास नुकसान नहीं है, मेरा फ़ायदा ये है कि मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मेरी फैमिली बढ़ती है, आपके साथ इंटरेक्शन का मौका मिलता है, कुछ फ़ायदा मुझे, कुछ फ़ायदा आपको। इस वजह से मेरा ये आपसे आग्रह है कि खुद तो करें, अगर आपने नहीं किया है लोगों से करवाएं, मित्रों से करवाएं, सगे संबंधियों से करवाएं, जानने वालों से करवाएं, अपने दोस्तों से करवाएं, अपने स्टूडेंट से करवाएं, अपने उन सभी लोगों से करवाएं जिन्हें जियो पॉलिटिक्स में एक खास दिलचस्पी और रुचि है। और इन दिनों खास करके जियो पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लोगों की बढ़ी हुई है, और बढ़ी हुई होने का वजह भारत की बढ़ती शक्ति है। ये मैं सीधा सीधा देख रहा हूँ। जियो पॉलिटिक्स बराबर से इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है, पहले भी रहा था। आज़ादी के बाद से ही हम लोगों ने देखा है कि हमारी जो जियो पॉलिटिक्स लेवल पर, जो कांग्रेस के समय से, जब नेहरू जी थे तब से जिस तरह से हमारा इनरोड और हमारा वहाँ पोजीशनिंग हुआ है, वह तो दिखता रहा है। लेकिन वहाँ हम एक पावरफुल कंट्री के रूप में नहीं जाने जाते थे। आज हम इमर्ज कर रहे हैं एज वन ऑफ द पावरफुल कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड। अब पावरफुल कंट्रीज किस कंटेक्स्ट में, इस पर तो मैं बात करता रहता हूँ, अभी भी गाहे बगाहे मैं आगे करूँगा। परंतु आज जो हम ओमान पर बात करने वाले हैं, ओमान वेस्ट एशियन कंट्री है, और वेस्ट एशियन कंट्री में भी अचानक ओमान ही क्यों, यह एक सवाल उठता है। ओमान इसलिए कि अभी वहाँ के सुल्तान अभी दिसंबर के मध्य भाग में 15-16 दिसंबर को, जब उनका भारत दौरा हुआ था, हैथम बिन तारिक अल सईद, जो अभी वहाँ के सुल्तान हैं, उनका आगमन हुआ था। प्रधानमंत्री जी से उनकी मुलाकात हुई, वो स्टेट विजिट पर हिंदुस्तान आए हुए थे, और जब वो स्टेट विजिट पर आए तो कई सारे एग्रीमेंट्स हमारे साथ उनका हुआ, ओमान का हुआ। कई इश्यूज़ हुए जिन पर जो एग्रीमेंट्स बने, और इस कंटेक्स्ट में मैं थोड़ी बातों को आगे कहूँगा। वो उसके पहले ये कह दूँ कि ओमान सिर्फ इसलिए अचानक इम्पॉर्टेंट नहीं हो गया कि वहाँ के सुल्तान हैथम बिन तारिक हमारे यहाँ स्टेट विजिट पर आए, वो इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो हुआ ही है। अभी उस पर चर्चा करना इसलिए आवश्यक है, लेकिन इसके पहले भी ओमान हमारे साथ एक पुराना रिलेशनशिप रखता है। सच पूछिए तो ओमान के साथ हमारा हजारों साल का रिश्ता है, और एक छोटा सा देश तो ज़रूर है, परंतु हमारी वहाँ पैठ ज़बरदस्त है। करीब करीब 45 लाख के आसपास वहाँ की आबादी है, और उसमें 7 लाख करीब हम इंडियंस ही हैं वहाँ। अब इसी से आप समझ सकते हैं, प्राइमरीली ये एक एग्रीकल्चरल स्टेट कंट्री है। ज़्यादातर वहाँ एग्रीकल्चर बेस्ड चीज़ें होती हैं, परंतु वहाँ की रेवेन्यू जो हैं उसमें जीडीपी का भी, उसमें ऑयल का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। यह सब तो है, परंतु यह अभी भी बहुत डेवलप कंट्री तो है नहीं, यह बात भी सच है। परंतु यहाँ एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि वेस्टर्न एशिया भारत के लिए सदैव से इम्पॉर्टेंट रहा है, परंतु इतना विगरस, इतना ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से वेस्ट एशिया में भारत अपने पोजीशनिंग को स्ट्रेंथन कर रहा है, ये अब पिछले 9-10 सालों में दिख रहा है। पहले भी रहा था, लेकिन पहले प्राइमरीली दो वजह से रहा था। एक तो डोमेस्टिक, वहाँ की जो वेस्ट एशिया में जो अरब कंट्री में मुस्लिम आबादी है उसको ले, और वो मुस्लिम आबादी भारत में भी अच्छी खासी मुस्लिम आबादी होने के कारण एक नेचुरल
संबंध उनके साथ महसूस भारत करता रहा था। तो वह वजह तो था ही, परंतु एक वजह यह था कि हमारी इकोनॉमी का में ऑयल का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें वेस्ट एशियन कंट्री काफ़ी हमारा उनके साथ रिश्ता इतना मजबूत था कि हमारे ऑयल ज़्यादातर वहीं से इंपोर्ट किए जाते रहे, उन्हीं देशों से इंपोर्ट किए जाते रहे। तो इसलिए भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट वह कंट्री रहा। परंतु जिस तरह से हम लोगों ने देखा है कि अब ईस्टर्न साइड इंडिया का जियोपॉलिटिकल अगर आप लोकेशन देखें तो बहुत ही मजबूत है। मुझे तो लगता है कि अगर एशिया में इतना भी कोई देश पावरफुल लोकेशन पर नहीं हो, ज्योग्राफिकली पावरफुल लोकेशन पर अगर कोई है तो वह इंडिया ही है। नॉट इवन चाइना, आई मस्ट टेल यू, नॉट इवन चाइना। क्योंकि अगर आप जब इंडिया के मैप को देखते हैं और हिंद महासागर में जिस तरह से इसका पेनिट्रेशन है, उधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरेबियन सी, ईस्टर्न साइड में बंगाल की खाड़ी और इधर हिंद महासागर, तो आसानी से समझा जा सकता है। और इसमें हिंद महासागर के अंदर कई सारे ऐसे आइलैंड्स, मॉरिशस, मालदीव वगैरह वगैरह कई छोटे देश। उधर अगर हम ईस्ट से देखें तो साउथ चाइना सी से सीधे यहाँ से एंट्री होते हुए ही लोग आगे यूरोप, अफ्रीका और यूरोप की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए भारत का लोकेशन तो पहले से इम्पॉर्टेंट रहा है, लेकिन अब इमर्जिंग सिचुएशन में भारत एक पावरफुल कंट्री के रूप में जिस तरह से अपनी पहचान बना रहा है और बनाने में काफ़ी सफल भी हुआ है, तो भारत के लिए भी यह आवश्यक है कि अपने दोनों साइड, बल्कि तीनों साइड, बल्कि चारों साइड, चाहे वो ईस्टर्न साइड हो, वेस्टर्न साइड हो, साउदर्न साइड हो या नॉर्दर्न साइड हो। नॉर्दर्न साइड में तो ऑफ कोर्स चाइना है और चाइना के साथ हमारे विवाद रहे हैं, हमारी वजह से नहीं, उनकी वजह से। यह बात भी ये पता है, परंतु आज तो बात हम किसी और पर कर रहे हैं। हर तरफ से भारत को अपने पोजीशन को स्ट्रेंथन करना है, यह तो हमें पता है। तो हम लोगों ने ईस्टर्न साइड में, भारत के ईस्टर्न साइड में, जिसमें कि ऑफ कोर्स बांग्लादेश को भी आप ले लीजिए जो कि हमारा पार्ट ही था, परंतु अब तो वह भी एक अलग देश है। तो म्यांमार से शुरू होता हुआ जब ये लाओस, वियतनाम वगैरह इन सब देशों से गुजरता हुआ मलेशिया, सिंगापुर तक जाता है, कंबोडिया बीच में, थाईलैंड तो है ही है। उधर हमारा जो फोकस था पहले भी था, परंतु और इसलिए हमने उसे कहा था अपने इंटरनेशनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, इस बात को माना गया कि लुक ईस्ट। बाद में आप कह सकते हैं कि मनमोहन सिंह के ये नरसिंहा राव के समय से ही थोड़ा इस पर भारत की दिलचस्पी उधर और बढ़ी और अब तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो लुक ईस्ट से हम लोग एक्ट ईस्ट में विश्वास करने लगे और इस वजह से इन कंट्रीज़ के साथ हमने अपने संबंध को ज़्यादा प्रगाढ़ बनाना शुरू किया। एक वजह यह, और वह यूं ही नहीं था, क्योंकि एशिया का जब ग्रोथ हम लोगों ने देखा या दुनिया ने देखा कि होना शुरू हुआ है, तो उसमें ये जो कंट्री हैं, छोटे छोटे कंट्री जो भारत के पूर्व में स्थित हैं, जो लार्जली हमारे कल्चरल एफिनिटी से काफ़ी मेल खाते हैं, वहाँ बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और अब तो इस्लाम का भी वहाँ एक काफ़ी कुछ वहाँ पैठ हो चुका है। तो ये सब हमारे देश में इनका महत्व है। ये सारे जो धर्म हैं, हिंदू, इस्लाम या फिर बौद्ध, क्रिश्चियन, ये सब हम सब उसमें जुड़, वो हमारे जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको वो बिल्कुल एक तरह से वहाँ मेल खाता है। वह तो है ही, परंतु वहाँ की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। एशियन टाइगर्स की बात आप लोगों ने कभी सुना होगा, एशियन टाइगर्स में ये कंट्री माने जाते रहे हैं। यहाँ इन देशों ने, चाइना के बाद इन देशों ने अपने इकोनॉमी को काफ़ी ज़बरदस्त रफ्तार दिया है और इस वजह से पूरी दुनिया का ध्यान इन देशों पर
पिछले कम से कम 2 दशक से तो ज़रूर तेज़ी से बढ़ा है। भारत ने भी अपना बढ़ा है। यह तो ईस्टर्न साइड है, परंतु जब हम ओमान की बात कर रहे हैं तो वेस्टर्न साइड की बात कर रहे हैं। यह अरबियन सी में वो जो अरबियन जो हिस्सा है जहाँ से अरब वर्ल्ड चलता है, अरब वर्ल्ड के एकदम साउदर्न ईस्टर्न आप कह सकते हैं कि कोने पर यह अवस्थित छोटा सा देश है। कोई अगर आप इसे देखें तो कोई इसकी बहुत बड़ा इनका साइज नहीं है। वैसे भी तो करीब करीब 3 लाख 3.5 लाख 9,000 9,500 स्क्वायर किलोमीटर का यह देश है। और आबादी कितनी है? आबादी करीब करीब 45 लाख के आसपास है, थोड़ा 45 लाख से ज़्यादा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें 7 लाख इंडियंस हैं। हाँ बिल्कुल, अब 7 लाख इंडियंस, अब आप समझ ही सकते हैं कि हमारे रिश्ते उनके साथ कितने गहरे हैं। और वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इनका भी जो जियो पॉलिटिकल लोकेशन है वो भारत के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ठीक सटे यूएई, ईरान, ये सब कंट्री है। और अगर आप उधर चले जाएं तो सऊदी अरब है। तो ये एक नेचुरली हमें एक ऐसे जगह पर लाकर बिठा देता है जहाँ से हमारा एक तरह से आप कह सकते हैं कि गल्फ़ ऑफ ओमान हो या गल्फ़ ऑफ पर्सिया हो, तो उसके मुहाने पर बिल्कुल यह बैठा हुआ देश है। और एक न्यूट्रल कंट्री है, छोटा सा देश है। इसकी भी आबादी बढ़ रही, अभी वैसे तो आबादी के क्रम में आप देखिए तो 45-45.5 लाख की आबादी क्या होती है हमारे यहाँ। तो अब मैं मुंबई और कोलकाता की बात नहीं कर रहा, बल्कि कई ऐसे देश हैं, कई ऐसे शहर हैं, सूरत तक अगर आप चले आइए तो उससे ज़्यादा आबादी हमारे यहाँ इन शहरों में है। परंतु वो नहीं, चूँकि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसके अपने सुल्तान हैं, वहाँ अपनी सत्ता है। और इंटरेस्टिंगली अरब वर्ल्ड में यहाँ का जो शासन है पिछले कई सौ सालों से लगातार उसकी फैमिली ही यहाँ पर रूल करती रही है। अब अल सैयद फैमिली जो है वहाँ करीब करीब सच पूछिए तो एक लंबे समय से 19वीं शताब्दी के मिडल से ही वो उसकी कंटिन्यूटी को देखा जा सकता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ की सत्ता बाय एंड लार्ज स्टेबल है। अब ये बात अलग है कि एक समय में जब यह देश इस पर जब ब्रिटिश कॉलोनियल पावर हावी हो गया था और जब वहाँ उसने कंट्रोल कर लिए थे, तो यहाँ की सत्ता भी भारत से ही चलती थी। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो अंग्रेज़ों का शासन हुआ, और वो जो शासन था वो एक तरह से अम्ब्रेला शासन के रूप में ओमान को भी देखा करता था। तो एक वह बात भी है। वैसे अगर आप देखिए तो भारत का इनके साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो संभवतः मुझे लगता है कि 1955 में हुआ, और उसके बाद 2008 में उनके साथ हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी हुए, और तब से हम लोग उनके साथ चलते चले आ रहे हैं। परंतु अभी जो वहाँ के सुल्तान आए थे, उनके साथ जो मोदी जी की बातचीत हुई वो हैदराबाद हाउस में दिल्ली में संभवतः 17 दिसंबर को, उसमें कई एग्रीमेंट साइन हुए। और ये एग्रीमेंट्स कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था, ये काफ़ी समय से हमारे उनके साथ कई एग्रीमेंट्स वो अलग अलग एरियाज़ में साइन हुए हैं। उसमें डिफेंस सेक्टर भी है, उसमें टेलीकम्युनिकेशन है, उसमें एजुकेशन है, फाइनेंशियल सेक्टर भी है, उन सब एरिया में कल्चरल सेक्टर है, उसमें इस बार भी उस पर साइन हुआ। लेकिन इन सब के साथ साथ जो महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि हमारे यहाँ जो एक इन्वेस्टमेंट फंड इनके साथ जो ऑलरेडी चल रहा है,
तीसरा इन्वेस्टमेंट फंड हमने इनके साथ साइन किया, जिसमें करीब करीब $300 बिलियन की राशि रखी गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और वहाँ का जो एक फाइनेंशियल अथॉरिटी है, वे दोनों मिलकर के इसे चलाते हैं। और दोनों कंट्री के 50-50% वहाँ उसमें हिस्सेदारी होती है। और ये जो उसमें कैपिटल जो राशि है वो भारत में किस तरह से एक्सप्लोर कर सके इन्वेस्टमेंट्स को और कंट्रीब्यूट कर सके यहाँ की इकोनॉमी को, उसमें अपनी भूमिका अदा करता है। इस पर बात, इसके पहले भी जो इन्वेस्टमेंट फंड हैं भारत और ओमान के बीच में, 2 ऑलरेडी साइंड हो चुके थे पहले भी। दूसरा जिसमें $200 मिलियन की राशि रखी गई थी, जो बराबर 50% ओमान की ओर से, 50% भारत की ओर से। उसके पहले $100 बिलियन की राशि से यह शुरू हुई थी फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट फंड है। तो उसी की कड़ी में यह तीसरा साइन हुआ था। एक ये इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उसके अलावा अब जैसे फाइनेंशियल सेक्टर में रूपी के हमारे देश के साथ इनका ट्रेड जो हो वो रूपी के माध्यम से हो, इस पर बातें हो रही हैं, उस पर बातें चल रही हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में हमारा जो यूपीआई है, उनके इसी तरह के प्लेटफॉर्म से कैसे उसे कन्वर्ज किया जाए, उस पर एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। इसके अलावा कल्चरल सेक्टर में आप देखिए तो इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस जो है, उसके साथ भी इनका ओमान के साथ, वहाँ की यूनिवर्सिटी के साथ एक टाई अप किया गया है। ये सारी चीज़ें हुई हैं। ये एक मोटी बातें हैं, परंतु अब इसके जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस को समझने के लिए ये बताना मुझे ज़रूरी लगता है कि अभी जो आईमैक, इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप जो कम्युनिकेशन कॉरिडोर अभी G20 के बाद या उसी समय में, आप जो आपने देखा होगा कि बाइडेन भी उसमें काफ़ी, बाइडेन ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने दिलचस्पी ली थी और ये कॉरिडोर का निर्माण हो, भारत का यूरोप के साथ सीधा सीधा एक ट्रांसपोर्ट चैनल बने, कॉरिडोर बने। तो उसमें यूएई का तो महत्व तो है ही, क्योंकि यूएई तो उसका एक प्रमुख कर्णधार है। लेकिन और ओमान जो है वह भी, उसका भी वहाँ कंट्रीब्यूशन है। और ओमान का कंट्रीब्यूशन इसलिए भी है कि ओमान ने हमें नेवल बेस दिए हैं, नेवल बेस। और वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि चार बाहर जो आइलैंड है, जो ईरान के साथ, जो ईरान का अभी काफ़ी समय से हिस्सा है, तो उसने जो पाकिस्तान को इसे एक तरह से एग्रीमेंट के तहत वहाँ जगह दे दी है। हालांकि बाद में भारत को भी दिया, परंतु भारत के साथ कुछ खास बातें वहाँ बैठ नहीं रही हैं। हालांकि भारत ने भी वहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, ऑफ कोर्स उतना नहीं जितना पाकिस्तान के नाम पर वहाँ चाइना ने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसलिए भी ये लोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ से ओमान के माध्यम से ही, वहाँ जो गल्फ़ है उस माध्यम से भी हमारे यहाँ जो ऑयल का इंटेक होता है, हमारे यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन उधर के वेस्टर्न एशियन कंट्रीज से आते हैं, उसकी भी हिस्सेदारी बहुत बड़ी है। तो वहाँ हमारे नेवल बेस होने से चाइना पर भी हमारी नज़र है, पाकिस्तान पर हमारी नज़र है, और पूरे अरबियन सागर को एक तरह से स्ट्रेटेजिकली भारत उस पर नज़र बनाए रख सकता है, इसलिए भी वो इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आईमैक जो अगर बन जाता है तो उसके बाद भारत के जो संबंध वेस्ट एशियन कंट्रीज से होंगे, इंक्लूडिंग इज़राइल, वो काफ़ी उसके मायने होंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हम एक्ट वेस्ट जो कर रहे हैं वो बैलेंसिंग करता है भारत की जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग को, इसलिए भी वो इम्पॉर्टेंट है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हमारे रिलेशनशिप इनके साथ और भी बढ़ेंगे, हमारा उनके साथ व्यापार भी अच्छा होता है, उनका व्यापार हमारे साथ अच्छा होता है, कोई ट्रेड इम्बैलेंस उस तरह का नहीं है। ऑयल के अलावे बाकी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओमान हमसे इंपोर्ट करता है, बाकी हम उनसे ऑयल के अलावे और भी कुछ वहाँ उस माध्यम से आते हुए कई चीज़ों को करते हैं, लेकिन मुख्यतः हमारा ऑयल ही वहाँ से आता है। लेकिन अब जिस तरह से उनके साथ हमारी बाकी चीज़ें हो रही हैं, उससे ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है। और हमें
इस बात को समझना आवश्यक है। मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों को आपने जब मुझसे सुना है तो कुछ न कुछ ये एक नई बात जो आप अगर जानते होंगे तो अच्छा है, उसे फिर से क्लियर होने में सुविधा हुई होगी, और अगर नहीं जानते होंगे तो आपने इसे समझने में थोड़ा अपना समय दिया, उसके लिए भी धन्यवाद, आभार भी। और एक बार फिर से आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट, like it, and go for it. Thank you. Jai Hind.